महात्मा गांधी के चिंतन और दर्शन की बुनियाद और बुलंदी हिंद स्वराज है। इस किताब की काया दुबली पतली सी है, पर इसकी आत्मा बेहद विस्तृत, व्यापक और गहरी है। तो आइए सुनिए महात्मा गांधी की रचना हिंद स्वराज। वाचन राजीव रंजन गिरी। प्रस्तावना। इस विषय पर मैंने 20 अध्याय लिखे हैं। उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेपुटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया। हो सका उतने अंग्रेज़ों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फ़र्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक के पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से यह अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने यूँ खानगी में बताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था उसका इस किताब ने समर्थन किया। यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जचाना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी वे किताबें देख सकता है। अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुविधा के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, किल्डोनन कैसल, 22 नवंबर 1909। हिंद स्वराज। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है। पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह किताब बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। हिंद स्वराज। अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह रहो और गिरो तो बीज की तरह गिरो ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए संघर्ष कर सको। हिंद स्वराज। अध्याय 1। कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। पाठक। आजकल हिंदुस्तान में स्वराज्य की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आज़ाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में
क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? संपादक: आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना, और तीसरा है लोगों में दोष हों तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, न हो ऐसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक: क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? संपादक: वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। पाठक: यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते, वे तो उसे अंग्रेजों का राज्य निभाने का साधन मानते हैं। संपादक: नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा भाई नौरोजी ने ज़मीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। मिस्टर ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसा भुलाया जाए। सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज्य का बीज बोया था। यूँ बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, यह याद रखना चाहिए। पाठक: ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप पर राज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेज़ों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेज़ों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती हैं, दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। संपादक: आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चूरती, यह कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज्य दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हों तो हम स्वराज से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक है। पाठक: मुझे तो लगता है कि ये गोलमोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। संपादक: मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूँ बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उनके कामों की ओर देखिए। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेज़ों ने चूस लिया है, यह सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेज़ों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं, इससे क्या दादा भाई कम में पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए?
जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी सीढ़ियाँ गिर जाएं। यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफ़रत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी ज़रा बढ़ जाती है तो इससे मैं अपने शिक्षक से ज़्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे सारी हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, यह आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करनी चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते, यह बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेज़ों के बड़े भाई बंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेज़ों की राजनीति से हम वाकिफ़ हो जाएं तभी स्वराज की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं ऊब गया हूँ। संपादक, आप ऊब गए हैं यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और माँ बाप अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठें तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजुर्बेकार हैं वे ही स्वराज भुगत सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे। मैं तो ख़ास तौर पर मानता हूँ कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मान कर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे। ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद के लिए नहीं बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें। हमसे वे महान हैं ऐसा मानें और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टतापूर्वक लिखते हैं उसकी हमें निंदा करनी चाहिए और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं या हमारे ख्याल के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। पाठक, आप जो कुछ कहते हैं वह मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम वेडरवर्न वगैरह के बारे में आपने जो कुछ कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेज़ों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज़ बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज़ चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज़्यादा है यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज़ बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं हैं। इतना हमारे लिए काफ़ी है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा।
आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेज़ों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज्य दूर हो जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज्य के लिए हमें उसकी मदद मिलेगी। पाठक, अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। अंग्रेज़ों की मदद मिले और उससे स्वराज मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कही। लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज कैसे मिलेगा यह जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार मैं समझ सकूं। फ़िलहाल तो अंग्रेज़ों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचारों के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह बात आप आगे न बढ़ाएं तो अच्छा है। संपादक, मैं अंग्रेज़ों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे जो महत्व की बात कहनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, आपकी यह बात मुझे पसंद आई। इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है। कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है? संपादक, देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नज़र रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा, और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। शुक्रिया। हिंद स्वराज। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठें तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजर्बेकार हैं वही स्वराज भुगत सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। हिंद स्वराज। कर्तव्य पालन में से ही हक पैदा होता है। हम बड़ी बातों को मत सोचें, अच्छी बातें सोचें। हिंद स्वराज। जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ें उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निसैनी गिर जाए, यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफ़रत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। हिंद स्वराज। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज़्यादा है, यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। हिंद स्वराज। जो कौम हक और न्याय चाहती है उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। हिंद स्वराज। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज्य का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा, और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी।